विस्तार से अब खबरों का रुख कर लेते हैं। देखिए, यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका समेत तमाम नाटो देशों से हथियार मिल रहा है। नाटो देश खुलकर यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, लेकिन रूस के साथ गिने चुने देश ही खड़े हुए हैं। कुछ देश उसे हथियार जरूर दे रहे हैं, लेकिन खुलकर उसे स्वीकारने से बचते हैं। इन्हीं में से एक देश है उत्तर कोरिया, जिसके राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन हैं। पिछले कुछ महीनों में किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन की नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। अमेरिका ने कई बार आरोप लगाया कि किम जोंग उन ने हथियारों की बड़ी खेप रूस को दी है। इन आरोपों के बीच जब इस बार कोरिया वॉर की याद में प्योंगयांग में विक्ट्री परेड हुई, तो उसमें अमेरिका के दोनों दुश्मन देशों के नुमाइंदे किम जोंग के साथ खड़े हुए थे और विनाशक हथियारों की प्रदर्शनी हो रही थी। विध्वंसक बादशाह के नाम से कुख्यात कोरियाई तानाशाह के शक्ति प्रदर्शन का ये नया संस्करण है, जिसमें महाविनाशक धरती फाड़ मिसाइलें हैं, जिसमें त्रासदी के पर्याय कहे जाने वाले ड्रोन हैं, जिसमें वो तमाम हथियार हैं जो पल भर में महातबाही की खूनी कहानी लिख सकते हैं, जो किम जोंग उन की बारूदी ताकत की व्याख्या करती है। जो उत्तर कोरिया के एटमी पावर होने की विवेचना करती है। देख लीजिए, जब हजारों सैनिकों के बीच परेड ग्राउंड में परमाणु क्षमता से लैस मिसाइलों को ट्रक पर दौड़ाया जा रहा था, तब अपने सनक के लिए बदनाम बारूदी सुल्तान कैसे अभिमानित था। मौका था कोरिया युद्ध की याद में आयोजित होने वाले विक्ट्री डे परेड का। किम जोंग उन खुद परेड ग्राउंड में पहुंचा था। कोरिया का बादशाह पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचा था। एक तरफ उसके सैनिक मार्च कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ट्रकों पर लादी मिसाइलों से दुनिया को साक्षात्कार करवाया जा रहा था। कोरिया की परमाणु क्षमता से लैस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल हवानसोंग 17 और हवानसोंग 18 को दिखाया गया। और कौन कौन से हथियार दिखाए किम ने, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि हवानसोंग 17 मतलब क्या है। हवानसोंग 17 दुनिया की सबसे बड़ी लिक्विड फ्यूल वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यह दुनिया में कहीं भी न्यूक्लियर हमला कर सकती है। इसका व्यास 2.4 से 2.5 मीटर बताया गया है। रिपोर्ट में ईंधन के साथ इसका वजन 80,000 और 1,10,000 किलोग्राम के बीच होने का दावा किया गया है। ये 6,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर तक की है। यानी हवानसोंग 17 मिसाइल इतनी दूरी तय कर सकती है कि अमेरिका के किसी भी हिस्से को टारगेट कर मटियामेट कर सकती है। जाहिर है कि इस मिसाइल को दिखाकर किम जोंग उन सुपर पावर को सख्त संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि जब प्योंगयांग के परेड ग्राउंड में महाविनाशक मिसाइलें किम जोंग उन दुनिया को दिखा रहा था, तब उस वक्त उसके साथ अमेरिका के दो बड़े बड़े दुश्मन मुल्कों के दूत भी बैठे थे। उनके सामने किम ने अपना अपग्रेडेड मिसाइल हवानसोंग 18 भी उतारा, जिसे इसी साल अप्रैल में उत्तर कोरिया ने किम की मौजूदगी में लॉन्च किया था। बताया जा रहा है कि हवानसोंग 18 17 का अपग्रेडेड वर्जन है। इसका वजन 80,000 से 2 लाख किलो है, जबकि उसकी लंबाई 79 से 85 फीट के आसपास है। हवानसोंग 18 के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसकी मारक क्षमता 15 से 20,000 किलोमीटर तक की है। चंद सेकंड में तबाही की कहानी लिखने वाली सिर्फ ये एटमी मिसाइल ही नहीं दिखाई किम ने दुनिया को, बल्कि नया हमलावर और जासूसी ड्रोन का भी प्रदर्शन किया। जब मानव रहित निगरानी एयरक्राफ्ट और बहुउद्देशीय हमलावर ड्रोन सामने आया, तो
तो किम जोंग उन और वहां मौजूद लोगों की खुशी आसमानी हो गई। 당과 정부, 군부에서 오랜 기간 사업 노병 간부들이 주석단 특별석에 자리 잡아서 오랜 기간 यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, यह किम जोंग उन का उसके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा बारूदी संकेत था, क्योंकि बमबाज तानाशाह के सामने जब मिसाइलें, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सरीखे हथियार दिखाए जा रहे थे, तब वहां प्रेसिडेंट पुतिन के दूत और रूस के रक्षा मंत्री वहां मौजूद थे। वहां पर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी के अधिकारी और शी जिनपिंग के सबसे विश्वस्तों में से एक ली होंगझोंग भी मौजूद थे। कोरोना महामारी के बाद ये किसी विदेशी नेता की पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। कोरियाई जानकारी से बड़े संकेत बता रहे हैं। 미국을 중심으로 한 민주주의 안보 동맹에 의해서 북중러가 압박을 받고 있다면은 북중러는 그게 대항해서 북중러 간의 군사 안보 동맹 블록화를 하고 있다는 것을 좀 더 이제 과시하고 알리기 위한 그런 측면이 하나가 있다고 보겠고. बताया जा रहा है कि परेड देखने के बाद किम जोंग उन और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु द्विपक्षीय बातचीत की उन्होंने। बताया जा रहा है कि इस दौरान दोनों के बीच सैन्य मामलों पर बातचीत हुई, यूक्रेन वॉर का भी जिक्र हुआ और कोरियाई इलाके की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। शोइगु ने किम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक पत्र सौंपा। कोरियाई मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने रूसी रक्षा मंत्री को अपने ड्रोन भी दिखाया। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका के RQ-4 ग्लोबल हॉक और MQ-9 रीपर ड्रोन की नकल तैयार करने की कोशिश की है। शोइगु और किम के बीच हथियारों के लेन देन को लेकर क्या बातचीत हुई, इसके बारे में खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उत्तर कोरिया के जानकार बता रहे हैं कि ये संयुक्त राष्ट्र के लिए फिक्र की बात है। 이제 우크라이나와 전쟁 중에 러시아가 여러 가지 어떤 장비, 군사 장비나 어떤 탄약 측면에서 부족하기 때문에 이미 앞서도 북한이 러시아에 제공해줬다고 하는 어떤 탄약이나 이런 거를 여기서 그치지 않고 더 다양한 무기, 그리고 러시아가 지금 필요할 수 있는 여러 가지 미사일 이런 것도 우리가 이미 많이 생산하고 있고 제공해 줄 수 있다는 일종의 그 수출 세일즈 측면도 하나가 있다고 합니다. आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने इल्जाम लगाया था कि रूस को उत्तर कोरिया से हथियार आ रहे हैं। बताया गया है कि किम ने मिसाइलें और ड्रोन भेजी थी। हालांकि प्योंगयांग और मॉस्को ने किसी भी हथियार के लेन देन से इनकार किया। फिर भी जिस तरह से दोनों मुल्कों में नजदीकियां बढ़ रही हैं, उससे अमेरिका फिक्रमंद हो रहा है। सुपर पावर की परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इस नए अलायंस में चीन भी शामिल है। परमाणु मिसाइलों से लैस उत्तर कोरियाई परेड में शामिल होने से ड्रैगन के मंशा पर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया दुनिया की सुरक्षा के लिए वैश्विक खतरा बना हुआ है। वो न सिर्फ दक्षिण कोरिया और जापान बल्कि अमेरिका तक को अक्सर धमकाता रहता है। ऐसे में जब अमेरिका के दुश्मन देश रूस और चीन के नेताओं की मौजूदगी में किम ने अपने विध्वंसक हथियारों को परेड में उतार दिया, तो किम की मंशा पर सवाल उठ रहा है। बात अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां अगला पीएम कौन होगा ये IMF तय करे। चौंकिए मत, ऐसा दावा पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं जो मुट्ठी भर पाकिस्तानी मुल्क के बाहर अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं। वतन से उनकी मोहब्बत खत्म हो चुकी है और जब से पीएम मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने की गारंटी ली है, तब से पाकिस्तान के अंदर और बाहर से यही आवाज आ रही है कि अब इंडिया से बराबरी की सोचो भी मत, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान की सोच से भी आगे जा चुका है। सुनिए पाकिस्तान का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव कबूलनामा। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें वे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नजर आ रही है। आज पाकिस्तान से ऐसी एक नहीं कई गवाही हम आपको सुनाएंगे। आज पाकिस्तान के लोग ऑन कैमरा बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब पाकिस्तान की छुट्टी। लाल बादशाह की सल्तनत से कट्टर किंग की कैपिटल तक हर जगह महाशक्ति बनते हिंदुस्तान की तरक्की सुपर वायरल है। वो तरक्की जिस पर गारंटी का नरेंद्र मोदी टैग है। आजादी का हमारा सपना साकार हुआ और इस शताब्दी के इस तीसरे दशक में हमारे सामने अगले 25 साल का लक्ष्य है।
हम समर्थ भारत का सपना लेकर, विकसित भारत का सपना लेकर निकल पड़े हैं। हमें भारत को वो ऊंचाई देनी है, उस सफलता पर पहुंचाना है जिसका सपना हर स्वतंत्रता सेनानी ने देखा था। जिस क्षण से नरेंद्र मोदी ने भारत की दुनिया की टॉप 3 आर्थिक महाशक्ति बनाने की सौगंध ली है, उस पल से चीन और पाकिस्तान के पावर का बल्ब इंडिया के हाई वोल्टेज से फ्यूज होने लगा है। जिस तरीके से वो अपने डिफेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, जिस तरीके से वो राइफल तैयारे खरीद रहे हैं, जिस तरीके से वो अमेरिका से ड्रोन खरीद रहे हैं, दूसरी चीजें कर रहे हैं, उनकी इस रीजन के अंदर वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं डिफेंस के अंदर। पाकिस्तान के पास तो फिर आपको पता है, जब आपके पास खाने को चीज ही कोई नहीं है, आईएमएफ वाले जो आप जिस तरफ धक्का मारते हैं आप उसी साइड पे चले जाते हैं। तर हकीकत फिर वो दे सकते हैं बयान, दे आर इन अ पोजीशन टू डू इट। न्यू इंडिया के पावर शो पर ग्लोबल मुहर तो कब की लग चुकी है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी ने गारंटी के साथ इंडिया को सुपर पावर बनाने का जिम्मा लिया है, तब से दुश्मन मुल्क भी इंडिया इंडिया कर रहा है। इस वक्त मेरे सामने एक खबर गुजरी और मैंने कहा क्या बात है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है। भाई कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। मोदी की गारंटी से पाकिस्तान में खौफ का मीटर क्यों हाई है, उसकी इनसाइड स्टोरी जान लीजिए। दरअसल मोदी की कूटनीति की वजह से दुनिया के देशों ने पाकिस्तान से किनारा कर लिया है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जब भारत अभी से इंटरनेशनल फोरम पर इतनी पकड़ रखता है, तो जब मोदी भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बना देंगे, तब तो कर्ज मांगकर एक पाई जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा। नामी ओवरसीज पाकिस्तानी भी यही मानते हैं। मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे मैं चोइसा वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। भारत की कूटनीति का एक हासिल और है, टेरर कंट्री पाकिस्तान को इंटरनेशनल भिखारी का टाइटल भी मिल गया है। ये बात अलग है कि इसमें पाकिस्तानी नेताओं का रोल सबसे बड़ा है, लेकिन भारत की तरक्की देखकर अब पाकिस्तानी खुद मानने लगे हैं कि उनका मुल्क इंटरनेशनल भिखारी है। आपको पता है कि पाकिस्तान को जो है इंटरनेशनल भिखारी का नाम दिया जाता है, और मेरा ख्याल है ये शर्म से डूब मरने की मुकाम है कि हम जो है अपने आप को एक खुददार कौम कहते हैं और हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक इंटरनेशनल भिखारी के नाम से जाना जाता है। वाकई ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। मोदी के कॉन्फिडेंस ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुकी टेरर कंट्री में मोदी के तीसरे टर्म की चर्चा होने लगी है। पाकिस्तानी खुलकर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को समझा रहे हैं कि भारत से तरक्की का मूल मंत्र सीख लो। हम हर चीज में कंपैरिजन या कंपैरिजन नहीं कंपटीशन करते हैं इंडिया के साथ। जी हम ये हैं, जज्बा ज्यादा है, हम में ये चीजें हैं। इकोनॉमी में क्यों नहीं कंपटीशन करते? वहाँ हम कह देते हैं यार क्यों कंपटीशन कर रहे हो, क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, वो तो इतनी बड़ी आबादी है। टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या टेक्नोलॉजी भी आबादी के ऊपर कोई डिपेंड करती है? कुछ भी नहीं। मैंने सिंपल आपको एक बात बोली ना, ईमानदारी। जब आप ईमानदारी के साथ काम करोगे ना, आपकी इकोनॉमी खुद ग्रो करेगी, आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। ये क्लियर कट मैसेज भी पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार को समझ नहीं आएगा, क्योंकि उनका वजूद ही भारत से नफरत पर टिका है। टेरर और करप्शन, दो शब्दों में पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन यही है। फर्क दोनों मुल्कों के हालात में ही नहीं है, नरेंद्र मोदी के विजन और पाकिस्तानी नेताओं की सोच में भी जमीन आसमान का फर्क है। मोदी साहब का हमने जो ओवरसीज ट्रिप कवर किया था, तो उन तीनों चीजों के अंदर नजर आया था कि वो अपने भारतीय डायस्पोरा को प्रमोट करते नजर आए, वो भारत की करेंसी को प्रमोट करते नजर आए, वो यूपीआई को प्रमोट करते नजर आए। आपने कभी देखा है कि हमारा कोई फॉरेन डेलीगेशन गया हो, उसने सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जाते कर्जा लेने हैं, लेकिन 350 बंदों का डेलीगेशन साथ जाता है, कैमरामैन साथ जाते हैं, शेफ साथ जाते हैं, कुक साथ जाते हैं। तो कंपैरिजन मेरे ख्याल में एक तो चोइसा मैं अब इस पॉइंट पे पहुंचा हूं
कि हमारा कंपैरिजन अब भारत के साथ करना पॉसिबल नहीं। बिल्कुल सही कहा ओवरसीज पाकिस्तानी और अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार ने। भारत से पाकिस्तान की तुलना हो ही नहीं सकती। भारत और भारतवंशियों ने अपनी काबिलियत और मेहनत से जो मकाम हासिल किया है, उससे पाकिस्तान सिर्फ रश्क कर सकता है। बराबरी का तो सवाल ही नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, IMF तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है। ये तो चंद गवाही हैं। अब तो चंद्रमा भी भारत के विजय अभियान की जद में है। न्यू इंडिया का सूरज चमक रहा है। हम दुनिया की उम्मीद बनकर उभर रहे हैं। क्या हमारे अपने मुल्क में, पाकिस्तान में, कभी किसी सियासतदान ने, किसी पॉलिटिशियन ने इतने धड़ल्ले से ये बात की है? किसी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट की अगर बात की जाए कि वो ये कहता है कि भाई लेकर आओ, आप करें मेरे सामने, मैं देखूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, और मैं अपने मुल्क को इतनी बड़ी बना के दिखाऊंगा। ये बड़ी बात है, बहुत बात है। हमें देखिए ना, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये जो है, ये अगर दिवालिया हो जाता मेरे उसमें, तो मेरे तो मुंह पर काला धब्बा लग जाता, मेरी तो कब्र पर जो कतबा लगता उसके ऊपर भी लिखा होता कि इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ था। तो इसलिए भाई पोले पोले हमने जो है वो कर कुर के कुछ मुल्क बचा लिया, डिफॉल्ट होने से बचा लिया कि कहीं मेरे नाम पर, मेरे दौर में ऐसा ना हो। तो एक तरफ यह है कि मेरे दौर में दिवालिया ना हो, और दूसरी तरफ यह है कि यह कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी थर्ड टर्म में ही ये थर्ड टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। फर्क देखिए आप। वीर भोग्य वसुंधरा और वसुधैव कुटुंबकम का ये सामंजस्य ही हमारी कीर्ति की वजह है। और अब बात चंद्रयान 3 की, जिसे लॉन्च हुए 15 दिन हो गए हैं। 2 हफ्ते से चंद्रयान पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब वो चांद की तरफ जाने के लिए तैयार है। चंद्रयान के सफर पर सिर्फ इसरो की नजर नहीं है, बल्कि दुनिया भर के खगोल शास्त्री इस पर अपनी नजर गड़ा कर बैठे हैं। वो पल पल की खबर रख रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। 14 जुलाई 2023, वक्त दोपहर 2:35। ये वो वक्त था जब चंद्रमा पर हिंदुस्तान के विज्ञान वीरों की कामयाब कहानी लिखने के लिए चंद्रयान 3 उड़ा था इसरो सेंटर से। तब से चंद्रयान की यात्रा पर सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर की नजर गड़ी हैं। तमाम खगोल शास्त्री और एजेंसियां चंद्रयान को ट्रैक कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि कब कहां पहुंचा और कैसे आगे बढ़ा। और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। जब से चंद्रयान 3 ने अपना चौथा ऑर्बिट मैन्यूअर पूरा किया है, तब से जर्मनी स्थित एमेचर रेडियो सैटेलाइट संगठन AMSAT DL ने जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी होराइजन्स डेटा का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को ट्रैक कर रहा है। शौकिया खगोल शास्त्री स्कॉट टिली चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये वही खगोल शास्त्री हैं जिन्होंने 2018 में नासा का वो पुराना स्पेस मिशन ट्रैक किया था, जिसका 2005 में लॉन्चिंग स्टेशन से संपर्क टूट गया था। स्कॉट टिली चंद्रयान 3 की लेटेस्ट स्थिति का आकलन करने के लिए डॉपलर फ्रीक्वेंसी के डेटा का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक ग्राफ पर इसका एक कर्व बनाया। 20 जुलाई को चंद्रयान 3 ने अपना चौथा ऑर्बिट मैन्यूअर पूरा किया। अंतरिक्ष यान अब 1 अगस्त को ट्रांसलूनर इंजेक्शन से गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार है। लैंडर और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। कई एजेंसीज, कई खगोल शास्त्री हैं जिनकी नजर लगातार चंद्रयान 3 का पीछा कर रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान की कक्षीय स्थिति पर आसानी से निगरानी करने के लिए चंद्रयान 3 की TLE डेटा को भी शामिल किया है। पोलैंड की रोटुस दूरबीन ने भी इसे देखा था। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ग्राउंड डेटा का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के मिशन को पूरा होने में लगभग 40 रोज का वक्त लगना है। इस वक्त पृथ्वी से निकलने के लिए तैयार है। पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद चांद की तरफ रुख करेगा। चंद्रयान 3 का मकसद चंद्रमा की सतह पर अध्ययन करने के साथ साथ उसके वैज्ञानिक रहस्यों को समझना है। इससे पहले 2 बार ये कोशिश नाकाम हो चुकी है।
लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये चंद्रमा पर सफलता का झंडा गाड़कर वापस लौटेगा। आपको बता दें कि इससे पहले सिर्फ 3 देशों ने ही चंद्रमा तक का सफर पूरा किया है। इस बार हिंदुस्तान चांद पर नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। और अब बात करते हैं दुनिया पर कुदरत के डबल अटैक की। देखिए, देश में दिल्ली से दक्षिण तक बारिश कहर बरपा रही है। मैदानी इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू हो चले हैं तो पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद पड़े हैं। भारत ही नहीं, एशिया के कई देशों में इन दिनों कमोबेश एक जैसे हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका सदी की सबसे भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। एक स्टडी में तो यहां तक दावा किया गया है कि 1,20,000 साल बाद जुलाई में दुनिया को सबसे भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा है। सवाल यह है कि ऐसे मौसम के बदलते पैटर्न की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? क्या वजह है जब भारत समेत कई एशियाई देश भयंकर बाढ़ से दो चार हो रहे हैं, तब अमेरिका और यूरोप में सदी की सबसे भीषण गर्मी पड़ रही है। बादलों का सितम, सूरज का क्रोध, कुदरत का कैसा प्रतिशोध। कहीं भयंकर सूखा तो कहीं जल प्रहार। तीन महाद्वीपों में हाहाकार। कहीं सैलाब से संकट है तो कहीं आसमान से आग बरस रही है। कहीं आग में सब खाक हो चुका है तो कहीं समंदर किनारों को निगलने पर आमादा है। ऐसी बारिश देखी न थी, ऐसी तबाही सुनी न थी। ओए भाई कुदरत का ऐसा रौद्र रूप पहली बार है। तीन महाद्वीपों में ये कैसा हाहाकार है। हिंदुस्तान बाढ़ से मुकाबिल है तो अमेरिका और यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ तापमान क्यों है? कुदरत के डबल अटैक से धरती का वजूद कैसे संकट में आ गया? क्या साल 1982 जैसे हालात होने वाले हैं? होने वाले नहीं बल्कि हो चुके हैं, जिसकी तस्दीक ये मंजर कर रहा है। सावन के महीने में बादलों के अभूतपूर्व क्रोध से लोग परेशान हैं तो वैज्ञानिक हैरान हैं कि आखिर कुदरत का ये कौन सा रूप है जो हर धरती के एक छोर से दूसरे कोने तक रंग बदल रहा है। बारिश होती थी लेकिन ऐसी तो नहीं होती थी। बादल बरसते थे लेकिन ऐसे तो नहीं बरसते थे कि थमने का नाम न लें। धरती कैसे कुदरत की दोहरी मार झेल रही है, इन दो तस्वीरों से समझा जा सकता है। जुलाई के जाते जाते हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के कई देश जबरदस्त बारिश और बाढ़ का कहर झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ धरती के पश्चिमी हिस्से में जानलेवा गर्मी से कोहराम मचा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक में सूरज की तपिश ने इतिहास बना दिया है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान का हर कोना बाढ़ और बारिश से हलकान और परेशान हो चुका है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आसमान से बूंदों की शक्ल में शामत बरस रही है। बादल बरसना शुरू करते हैं तो रुकने का नाम नहीं लेते हैं। देश की राजधानी की सड़कें तालाब बन चुकी हैं तो कायम रहने की कसम वाले पहाड़ टूटने पर आमादा हैं।
तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक रिकॉर्ड पानी बरस रहा है, तो दूसरी तरफ धरती का एक बड़ा हिस्सा बूंद बूंद को तरस रहा है। सवाल यह है कि धरती पर कुदरत की दोहरी मार क्यों है? कहीं बारिश तो कहीं गर्मी का कहर क्यों है? क्या इसकी वजह सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग है? सवाल यह भी है कि क्या धरती पर फिर से 1982 जैसी त्रासदी की आहट है? दो 2023 में भी ऐसे ही हालात हैं। यकीन न हो तो 3 महाद्वीपों की 3 तस्वीरों को देख लीजिए। पूरी दुनिया का तापमान जितनी तेजी से बढ़ा है, उसकी तस्दीक यूएन और यूरोपियन यूनियन जैसी संस्थाओं के वेदर और क्लाइमेट एक्सपर्ट ने की है। भारत में भले ही मई से लेकर जुलाई तक गर्मी से राहत रही हो, लेकिन दुनिया के कई देशों के लिए ये इतिहास का सबक बन चुका है। अमेरिका और यूरोप के जिन देशों को अमूमन ठंडा माना जाता था, वहां गर्मी ने कई लाख साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक हालिया स्टडी में दावा किया गया है कि जुलाई में गर्मी ने हजारों साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जुलाई में इतनी गर्मी 1,20,000 साल बाद पड़ी है। कई लाख साल बाद जुलाई का महीना इतना गर्म रहा। यूएन चीफ की माने तो ग्लोबल वार्मिंग अब बीते जमाने की बात हो गई है। अब धरती उबलने लगी है। The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. The air is unbreathable. The heat is unbearable. यूएन चीफ ने जो कहा वो काफी हद तक सच है। हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि मानो धरती खुद ही कह रही हो कि कोई तो उसे बचा ले। लेकिन सवाल ये है कि कहीं बाढ़ तो कहीं सूखे की मार क्यों है? कुदरत के इस अजीबोगरीब पैटर्न की वजह क्या है? जवाब है अल नीनो। अक्सर मॉनसून के दौरान 2 शब्दों की चर्चा होने लगती है, ला नीनो और अल नीनो। स्पेनिश भाषा के इन्हीं 2 शब्दों को पूरी दुनिया में मॉनसून के दौरान जो तबाही होती है उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो अब सवाल ये बनता है कि अल नीनो होता क्या है और इसे मॉनसून का विलन क्यों कहा जाता है? अगर आसान भाषा में समझें तो अल नीनो की वजह से भीषण गर्मी पड़ती है, तो ला नीना की वजह से ठंड बढ़ती है। अल नीनो कुदरत के पूरे सिस्टम को कैसे तहस नहस कर देता है, ऐसे समझिए। अल नीनो में क्या होता है कि पेरू देश के किनारों पर प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है। ये तापमान सामान्य से 4-5 डिग्री ज्यादा होता है, जिससे समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। ये गर्म पानी समुद्र की ऊपरी सतह पर रहता है, जबकि निचली सतह पर पानी ठंडा ही रहता है। समुद्र की सतह के गर्म पानी को ट्रेड विंड अपने साथ भाप बनाकर ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ ले जाती है। ये गर्म पानी भाप बनकर आसमान में बादल की शक्ल ले लेता है। ये बादल ऑस्ट्रेलिया से हिंद महासागर और अरब सागर तक पहुंचते हैं। बेहद गर्म हवा होने से ही भारत ही नहीं बल्कि एशिया के बड़े हिस्से में जमकर बरसते हैं, जबकि कोल्ड विंड की वजह से अमेरिका और यूरोप में भीषण गर्मी और सूखे के हालात हो जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। अल नीनो जहां बादलों से आफत बरसा रहा है, तो ला नीना ने अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीरें डेथ वैली की हैं। डेथ वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, जिसे धरती पर सबसे गर्म जगह माना जाता है। इस बार यहां पारा 55 डिग्री के पार हो चुका है। यूं लगता है मानो आसमान से आग बरस रही हो। सूरज निकलते ही शहर और कस्बों में वीरानी छा जाती है। हालात यह है कि हिंदुस्तानियों को भी अमेरिका भारत से ज्यादा गर्म लगता है।
I'm from India. Is it as hot as India here? Maybe, yeah, it's hotter, especially in Arizona. It was 130 degree Fahrenheit, which is approximately 55 degree Celsius. कैलिफोर्निया ही नहीं, अमेरिका का बड़ा हिस्सा जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। शिकागो, न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया समेत कई शहरों में कूलिंग सेंटर्स खोले गए हैं। बोस्टन में हीट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। खुद प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। Experts say extreme heat is already costing America $100 billion a year. अमेरिका ही नहीं, यूरोप में भी इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। इटली और स्पेन में तापमान अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में इससे भी अधिक तापमान की भविष्यवाणी की गई है। इटली ने 16 शहरों के लिए अलर्ट जारी किया है, तो दूसरी तरफ जबरदस्त गर्मी से ग्रीस के जंगल धधक रहे हैं। ग्रीस में आग कैसे तांडव मचा रही है, इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। महीने भर से ग्रीस के जंगल धधक रहे हैं। आग कई रिहायशी इलाकों को भी खाक कर चुकी है। सवाल यह है कि कुदरत का ऐसा विकराल रूप कब तक रहेगा? जवाब यह है कि जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से मौसमों का पैटर्न ही नहीं बदल रहा है, बल्कि बाढ़, सूखा जैसी आपदाएं आम हो चुकी हैं। ठीक 3 साल पहले इसी जुलाई के महीने में अमेरिका की नॉर्दर्न एरिजोना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में दावा किया था कि पृथ्वी 6000 साल में जितनी ठंडी हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 150 साल में ही उसका तापमान अब कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में धरती के और गर्म होने की आशंका है। सच्चाई भी यही है। जुलाई 2023 के महीने में गर्मी ने दुनिया भर में अपने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कई लाख साल बाद जुलाई के महीने की गर्मी जानलेवा साबित हो चुकी है। यूरोप के जिन देशों में सर्द हवाओं का दौर शुरू होता था, वो मई जून की गर्मी को भूल रहे हैं। जुलाई वाली गर्मी कहर बरपा रही है, जिसका जिम्मेदार कहीं न कहीं इंसान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के रोहिणी में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ है। ताजिया जुलूस निकालते वक्त यह हंगामा हुआ। लोगों ने स्टेडियम में घुसने की कोशिश की है। उपद्रवियों ने पथराव किया और फिर तलवारें भी लहराई हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के 2 वाहनों में तोड़फोड़ की भी खबर है। तो रोहिणी में पथराव और यहाँ पर जो तनाव है वो बना हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रोहिणी इलाके में ताजिया निकाल रहे लोगों ने स्टेडियम में घुसने की कोशिश की। उपद्रवियों ने पथराव किया है और तलवारें भी यहां लहराई हैं। मौके पर भारी पुलिस बल को अब एहतियातन तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दिल्ली पुलिस के 2 वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई है। तस्वीरें भी आपके सामने, दिल्ली का रोहिणी इलाका, किस तरीके से यहाँ पर माहौल बिगड़ गया। देखिए, पत्थरबाजी करते हुए आपको लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक स्टेडियम में घुस रहे थे ये लोग और उसी दौरान यहाँ हंगामा बढ़ गया। इस खबर पर और क्या जानकारी है, बात आखिर क्यों बिगड़ी, सीधे रुख कर लेते हैं। मनोज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, बताना चाहूंगा कि पूरी दिल्ली में मुहर्रम पर ताजिया का जो है जुलूस निकाला जा रहा था। नांगलोई इलाके में भी जुलूस निकल रहा था और दिल्ली पुलिस ने इस जुलूस के लिए खासी तैयारियां की थी। एक रूट तय किया गया था कि जो ताजिया है वो किस रूट से निकलेगा। नांगलोई में करीब 8 से 10,000 लोग यूथ थे और जो ऑर्गेनाइजर थे वो दिल्ली पुलिस के साथ ही चल रहे थे, लेकिन पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि कुछ ऑर्गेनाइजर्स ने रूट को करने की कोशिश की। जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो ताजिया में मौजूद लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया और इसके बाद जब पथराव हुआ तो पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इसके बाद लोगों को वहां से खदेड़ा गया, लेकिन इस पूरे हंगामे के अंदर काफी बसों को नुकसान हुआ। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कर्मियों को भी इसमें चोटें आई हैं और उनको भी चोट आई और काफी सरकारी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल पुलिस प्रभावित है और रात का जायजा ले रहे हैं, लेकिन अभी की स्थिति के बाद जो है
दुकानें बनी हुई हैं और पूरे इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। ठीक है मनोज, जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये बात बिगड़ी, हंगामा कैसे खड़ा हुआ, पथराव और तलवारें भी लहराई गई हैं। रोहिणी से ये बड़ी खबर। मनोज, पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? पथराव कर रहे लोग इस वीडियो में तो दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस को काफी जो वायरल वीडियोस हैं इस ताजिया जुलूस के वो पुलिस को मिले हैं और वीडियो के आधार पर पुलिस दंगाइयों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो कौन दंगाई थे, क्या कोई पहले से इसमें मौजूद था या कोई साजिश इस पूरे मामले में रखी जा रही थी। तो जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर हैं और थोड़ी देर में इस मामले में FIR भी पुलिस की तरफ से दर्ज की जाएगी और जो दंगाई हैं जो इसमें नजर आ रहे हैं, जो दंगा करने की कोशिश कर रहे थे, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की नांगलोई इलाके से, जहां पर देखिए ताजिया निकाल रहे ये लोग सूरजमल स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान हंगामा हो गया, पथराव हुआ है। यहां पर पत्थर देखिए किस तरीके से फेंके जा रहे हैं, आपको ये लोग साफ दिखाई भी दे रहे होंगे। और पुलिस ने अब यहां पर जो है वो पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि आगे माहौल ना बिगड़े, कंट्रोल में रहे सिचुएशन। मनोज, इस पर नजर रखिएगा। शुक्रिया फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए। आज उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्रजभूषण शरण सिंह एक नारी शक्ति के गीत पर भावुक होकर रोने लगे। आयोजन जिले के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने के लिए किया गया था और इसी कार्यक्रम में नारी शक्ति के एक गीत को सुनकर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण की आंखों में आंसू आ गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नारी शक्ति के एक गीत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के आंसू छलक पड़े। खुद को परेशान करो, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे लिए, खुश रहो, हर खुशी है तुम्हारे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।